निधि कुछ दिनों से बहुत परेशान सी चल रही थी क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के चलते उसके पति दीपक का काम छूट गया था। दीपक ऐसे कैसे चलेगा? बिना काम धंधे के घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर हम कर भी तो क्या सकते हैं निधि, दुनिया भर में बीमारी ही ऐसी फैली हुई है। जो भी थोड़ा बहुत जोड़ रखा था अब तक तो उसी से काम चला रहे थे, पर वो पैसे भी अब थोड़े ही बचे हैं। दिवाली भी आने वाली है, बच्चों को भी दिवाली पर कुछ न कुछ चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वहां निधि की बेटी नित्या जो 12 साल की है वो आ जाती है और अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती है, मम्मी मुझे इस बार दिवाली पर कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही इतना सब है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आप दोनों ने मुझे कितने सारे नए कपड़े दिलाए थे। देखो निधि, हमारी बेटी कितनी समझदार है। मम्मी मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा बोलो। मम्मी आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आपके हाथ की मिठाई का तो जवाब ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि दिवाली आने वाली है तो आप मिठाई बनाने का बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकती हैं। और आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, आपको फोन पर ऑर्डर मिल जाएगा और वो लोग अपना ऑर्डर यहाँ से ले जाएंगे। तभी वहाँ निधि की सास रामवती भी आ जाती है। बहू, हमारी बिटिया रानी की बात तो बिल्कुल सही है, तुम वाकई मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। और हाँ बहू, घर के काम की बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो सब मैं देख लूंगी और नित्या की पढ़ाई मैं देख लूंगा। तो फिर हम लोग बैठे क्यों हैं? चलो जल्दी जल्दी काम पर लगते हैं। दीपक फोन से ही मिठाई बनाने वाला सामान ऑर्डर करके घर ही मंगा लेता है। निधि भी अपनी सभी सहेलियों को फोन करके मिठाई के बिजनेस के बारे में बता देती है और उसे वहाँ से मिठाई का ऑर्डर भी मिल जाता है। दीपक, निधि इधर आओ। मेरी जो सहेली है ना शिल्पा, उसने मुझे मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया। वो बोल रही थी कि इस बार दिवाली पर सभी रिश्तेदार को मिठाई देगी और वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। अरे वाह मम्मी, फिर आप खड़ी क्यों हैं? किचन में जाइए और बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाइए। निधि किचन में जाती है और मिठाई बनाने में लग जाती है। शाम तक वो कई तरह की मिठाइयाँ भी बना देती है। दीपक बाहर रूम में नित्या को पढ़ा रहा होता है कि अचानक मिठाई की खुशबू आते ही वो दोनों जल्दी से किचन में पहुंच जाते हैं। अरे वाह निधि, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर मिठाई तुमने बना भी ली। मम्मी आपकी मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अब देखना ये खुशबू पड़ोस तक जाएगी तो पड़ोसी भी अपना ऑर्डर आपको देने आ जाएंगे कि हमारी भी मिठाई बनाओ। इतना बोलते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? और कोई नहीं पापा, शायद पड़ोस की कोई आंटी आई होगी। फिर सभी हंसने लगते हैं। दीपक जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सच में पड़ोसन रेखा वहाँ खड़ी होती है। अरे रेखा जी, आप यहाँ इस वक्त? अरे तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो रहा नहीं गया और यहाँ आ गई। ऐसा क्या बना है तुम्हारे घर में जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है? यह खुशबू मिठाई की है जिसे मेरी बहू निधि ने बनाई है। दिवाली आने वाली है इसलिए निधि ने मिठाई का बिजनेस खोला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या मैं भी चख सकती हूँ निधि की बनाई मिठाई? निधि रेखा के लिए प्लेट में मिठाई लाती है। अरे वाह, ये तो मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल सी गई। निधि तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुम दिवाली तक मेरे लिए भी 5 किलो मिठाई बना सकती हो? इसका एडवांस तुम मुझसे अभी ही ले लो। फिर क्या था, रेखा निधि के हाथ में पैसे पकड़ा देती है। मैं तुम्हारी मिठाई के बारे में सभी लोगों को बताऊंगी। सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं। वहाँ निधि अपनी सहेली को भी मिठाई पहुँचा देती है। वहाँ से भी उसे पूरे पैसे मिल जाते हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सबको निधि की मिठाई के बारे में पता चल जाता है और तो और फोन पर भी सभी लोग निधि को मिठाई का ऑर्डर देने लगते हैं। निधि, तुम्हारा तो बिजनेस चल पड़ा। तुम्हारा नहीं, हमारा। तुम सबके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी।
मम्मी, अब तो हम बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। भगवान मेरा परिवार ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रहे। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फोन की बेल बजती है। दीपक फोन उठाता है और काफी देर तक फोन पर बात भी करता है। निधि, माँ, सब इधर आओ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, बताओ ना क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बात ही इतनी खुशी की है। अभी एक बड़े बिजनेसमैन का फोन आया था। उसे हमारी मिठाई के बारे में पता चला तो उसने कहा कि दिवाली पर वो सभी वर्कर्स को हमारी बनाई मिठाई देना चाहता है। उसने 20 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया है। क्या सच में? पर मैं इतनी सारी मिठाइयाँ इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी? निधि, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर क्या था, दिवाली पास आती जा रही थी और निधि को मिठाई के ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे थे। हर तरफ उसकी मिठाई की तारीफ हो रही थी। सभी मोहल्ले वाले भी निधि से ही मिठाइयां बनवाने लगे। धीरे धीरे निधि का बिजनेस चलने लगा। चमचम भी बन गई, लड्डू भी बन गए, बर्फी, पेठा सब तो बन गया है। बस सोन पापड़ी बनानी बाकी है अब। निधि, तुम सुबह से लगी हो इन मिठाई बनाने में, अब थोड़ा तो आराम कर लो जाकर। जी नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ा काम और बाकी है। अभी कुछ मिठाइयाँ और बनानी है, ऊपर से अभी इन्हें डब्बों में पैक भी तो करना है। तभी वहाँ नित्या और रामवती भी आ जाते हैं। बहू, तुम मिठाई कल भी बना सकती हो। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। ये मिठाई डब्बों में हम सब लगा देंगे। हाँ मम्मी, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जाकर आराम करिए, बाकी का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आराम करने चली जाती हूँ। निधि अपने रूम में आराम करने चली जाती है और फिर सभी लोग सारी मिठाइयाँ अच्छे से डब्बों में पैक कर देते हैं। अगले दिन मिठाइयों का सारा ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है। चलो, ये काम तो खत्म हो गया। कल दिवाली है, बहुत तैयारी भी करनी है कल के लिए। तो फिर चलो मिलकर घर सजाते हैं। सभी मिलकर घर सजाते हैं। सुबह होती है और आखिरकार आज दिवाली आ ही गई। हैप्पी दिवाली माँ। दीपक, आपको भी हैप्पी दिवाली, और मेरी प्यारी बेटी तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। मम्मी, दिवाली को हैप्पी बनाने वाली तो आप हो। हम सब के लिए आपने इस दिवाली को खास बना दिया है। आज दिवाली है, बहुत ही शुभ दिन है आज। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम मिठाई की एक दुकान खोलेंगे। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर हम दोनों मिठाई की दुकान पर मिलकर काम करेंगे। चलो, इसी बात पर सभी लोग मुंह मीठा करो। सब लोग मिलकर निधि की बनी मिठाई खाते हैं और हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। बहू रितिका शुरुआत में तो काम से बचने के लिए बहाने बना लेती थी, लेकिन अब उसके पास है एक नया हथियार, इमोशनल अत्याचार। रितिका, मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी क्या? कर तो दूंगी, मुझे तो अच्छा भी लगता है तुम्हारे सारे काम करना, लेकिन बोलो, लेकिन क्या? मैं जब हॉस्टल में रहती थी ना, तो मेरी एक दोस्त मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर देती थी। एक बार उसे हॉस्टल में इस्त्री करते वक्त करंट लग गया और वो चली गई। अरे यार, सॉरी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे अपने घर चली गई, उसके पापा ले गए उसे। मेरी एक ही दोस्त थी हॉस्टल में, फिर मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब भी इस्त्री करती हूँ ना, उस स्त्री की याद आ जाती है। सुनो, मुझे अभी उसकी बहुत याद आ रही है। मैं थोड़ी देर के बाद कर दूँ, चलेगा क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कर दूँगी ना। अरे नहीं यार, तुमको उसकी याद आएगा ना ये काम करोगी तो। मैं तुम्हें दुखी करके कोई काम कैसे करवा सकता हूँ भला? बस रितिका अपनी झूठी और उलझुल कहानियों से हर काम करने से बच जाती। बहू, दूध गरम कर देगी क्या? मैं मंदिर से होकर आती हूँ। कर तो दूंगी माँ जी, पर क्या?
मुझे एक बीती कहानी याद आ जाती है दूध का नाम सुनते ही। तेरे पापा की दूध की दुकान थी? नहीं माँ जी, एक बार बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मम्मी मुझे दूध गर्म करने का बोल के कहीं चली गई। मैंने दूध गर्म कर दिया, पर तभी एक बिल्ली आई और गर्म दूध में मुंह डाल के पीने लगी, पर उसका मुंह जल गया। वो रोने लगी, म्याऊं 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 ऐसा करके, और उसके रोने की आवाज़ ना अभी भी मेरे मन में है। जब भी दूध गर्म करने की बात आती है, मेरा रोना निकल जाता है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं ही गर्म कर दूंगी, तुम अपना मन दुखी मत कर। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी, आप मंदिर जाइए। थोड़ा रोना पड़ा तो रो लूँगी, इसके अलावा क्या होगा। आपके लिए थोड़ा तो रो सकती हूँ ना मैं दूध गर्म करके रख देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे रुलाऊंगी थोड़ी, मैं कर देती हूँ। तू जो कर रही थी वही कर। रितिका की ट्रिक यहाँ भी काम कर जाती है। वो वहाँ तो इमोशनल थी, पर अपने कमरे में आके ऐसे हंसती है जैसे कोई जंग जीत ली हो। एक दिन सास के नंबर पर रितिका के मायके से फ़ोन आता है। अरे समधन जी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कुशल मंगल। आप लोग? सब चंगा जी। और बताइए, हमारी बेटी कैसी है? बेटी तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि खुश रहे। उसका बचपन इतने दुख में बीता है, कम से कम यहाँ तो खुश रहे। अरे क्या बात कर रही हो, हमने तो अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से रखा है। नहीं नहीं, आपने तो अच्छे से रखा, पर जैसे कल मैं उसे दूध गर्म करने का बोल रही थी तो उसने बताया कि कैसे उसने एक बार दूध गर्म करते वक्त एक बिल्ली का मुंह जलाया था। हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। आप भूल गए होंगे, एक बार उसके हॉस्टल में उसकी पक्की दोस्त को इस्त्री करते वक्त करंट भी लगा था। उसका भी दुख रहता है उसके मन में, कहती है कि उसकी दोस्त की याद आती है। अरे लेकिन रितिका तो कभी हॉस्टल में गई नहीं है, तो उसकी हॉस्टल की दोस्त कहाँ से पैदा हो गई? अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। देखिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है जी, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि आप उसे मायके भेज दीजिए, कुछ काम था और बहुत दिन भी हो गए हैं। हाँ हाँ, रितिका से बात करके बताती हूँ आपको। रितिका की पोल खुल जाती है। सास रितिका के पास जाती है। बहू, एक काम तो कर। अब क्या काम माँ जी? अब क्या काम? अरे कितने काम कर लिए सुबह से अब तक। नहीं नहीं, मतलब बताओ ना माँ जी, क्या काम है? तुझे अपने मायके जाना है? हाँ, जाना है। तैयार हो जाऊं? अरे सब्र कर, तेरे घर से फ़ोन आया था, परसों चले जाना। जा अभी जाके तेरी शादी का फ़ोटो एल्बम ले आ। रितिका खुशी और उत्साह में फ़ोटो एल्बम ले आती है। सास एल्बम पलटते हुए हर फोटो को देख के कुछ बात कर रही है और रितिका भी मायके जाने की खुशी में सब सुन रही है। लेकिन तभी एक फ़ोटो आता है। ये देख, ये तेरी विदाई का फ़ोटो। हाँ माँ जी, सब रो रहे हैं। और तू भी मुंह फाड़ के रो रही है, बहुत दुख हुआ होगा ना? हाँ माँ जी, विदाई के वक्त तो सबको दुख होता है। सही कह रही है, मुझे आज भी रोना आ जाता है मायके से आने में। मायका तो मायका ही होता है ना माँ जी, आपका हो या मेरा। एक काम कर, तू मायके मत जा। क्यों माँ जी? क्योंकि तू वहाँ जाएगी, लेकिन वहाँ से आना भी तो पड़ेगा, और जब तू आएगी तो तुझे रोना भी तो आ जाएगा। माँ जी। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि तुझे रोना पड़े। देख,
कितने कमज़ोर दिल की है तू। बिल्ली का मुंह जलने पे रो देती है, हॉस्टल की दोस्त को करंट लगने पे रो देती है, और यहाँ फ़ोटो में तो कैसे दहाड़े मार कर रो रही है। बेटा, इसलिए ना तू मायके मत जा। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? मैं नहीं रहूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मत जा। नन्ही सी जान रोएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, जाने दो ना मुझे। देख देख, अभी से रोने लगी, कैसे जाने दूँ बता। माँ जी, आपके हर काम कर दूंगी। वो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपकी माताश्री से बात करके आपके झूठ के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। सॉरी माँ जी, मैं ये सबक हमेशा याद रखूंगी। हमेशा सच बोलूंगी, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, कोई झूठी कहानी भी नहीं सुनाऊंगी। बेटा, अब ये इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा। और रही बात तेरे मायके जाने की, तो अब मैं वहाँ जाऊंगी ताकि मुझे पता चले कि तूने अब तक क्या क्या झूठ बोले हैं। सास को ये सब करते हुए दुख भी होता है, पर बहू को सबक देना भी ज़रूरी था। वो 1-2 हफ्ते बहू से ज़ोर शोर से सारे काम करवाती है और फिर उसे मायके जाने देती है। और सुन, वहाँ जाके उनके साथ क्या करना है अच्छा व्यवहार, और क्या नहीं करना है। इमोशनल अत्याचार। सरला बहन की 2 बहुएं, रीटा और माला, दोनों ही पढ़ी लिखी समझदार, लेकिन सरला के कहे अनुसार दोनों को ही नौकरी करने का हक नहीं था। अरे बड़ी बहू रीटा, जरा देख तो दरवाजे में कौन है। रीटा दरवाजा खोलती है तो सामने ज्वेलर्स खड़ा होता है। माँ जी, वो गीतांजलि ज्वेलर्स वाले थे, ये डिब्बा दे गए हैं। तभी वहां छोटी बहू माला आ जाती है। हाँ दीदी, वो मेरा डिब्बा है। अरे क्या है इसमें? माँ जी, इसमें ना मुन्नी की चेन और कड़ा बनवाया था, वही है। अरे बनवाया तो मेरे बेटे ने ही होगा ना, तू कौन सा कमाती है? माँ जी, कमाने को तो कभी भी कमा सकती हूँ मैं, लेकिन आप ही ने तो मना किया है कि बहुएं नौकरी नहीं करेगी। और अगर इन्होंने बनवाया भी है तो अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग ही तो करी है। अरे चुप रह, बोलती बड़ा है तू। अब चल ये डिब्बा मुझे दे दे, इसे लॉकर में रख दूंगी मैं। बेचारी माला बोलती भी तो क्या, चुपचाप सास के हाथ में डिब्बा देकर चली जाती है। एक दिन, अरे माला बहू, बैग क्या आया है, देख तो जरा क्या है। माँ जी, इन्होंने पैसे भेजे हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह मुझे दे दे, वो पैसे मैं जमा कर देती हूँ, तेरे और मुन्ने के काम आएंगे। तेरे हाथ में तो सारे खर्च हो जाएंगे। माला सास के व्यवहार से काफी परेशान रहती है। एक दिन वो पति को फोन करती है। आप तो सैनिक बन देश की सेवा में चले गए, यहाँ माँ ने जीना मुश्किल कर रखा है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे और मुन्ने के भविष्य के लिए सब सेट कर दिया है। अरे हमारे साथ आप है ना, भविष्य हम दोनों का वैसे भी सेट है, लेकिन माँ जी का व्यवहार बड़ा ही अजीब लगता है। अगले दिन किचन में, माला क्या हुआ, काफी परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं दीदी, माँ जी का व्यवहार हर बात में देखिए ना कैसा होता है। हर बात में अपनी मर्जी चलाना, और फिर कुछ बोलो तो बोलती हैं बहस कर रही हो। अरे अपनी बात रखना कब से बहस में आता है। देख माला, मैं तेरी बात से सहमत हूं। तू तो अब आई है, माँ जी का ये व्यवहार मैं पिछले कई साल से देख रही हूं। इन लोगों के घर में वही होता है जो माँ जी कहती है। देखिए भाभी, ये गलत नहीं है कि वो बोले वो हो, लेकिन हम भी तो गलत नहीं है ना। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे जरूर बोलूंगी माला, जब समय आएगा तब। माला और रीटा के बीच प्यार से हो रही बातचीत सास को पचती नहीं है।
अरे दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही हो किचन में? एक यहाँ रहो, दोनों साथ में मत रहा करो। दीदी देखिए तो, ये भी कोई बात हुई? बोले ना आप कुछ, मैं ही हमेशा बोलती हूँ। देख माला, परेशान मत हो, मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि माला के पति बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनके देहांत के 3 महीने बाद माला की माँ कहती है, देखिए बहन जी, दामाद जी तो रहे नहीं और फिर माला भी तो छोटी है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, ले जाइए ना। वैसे भी मैं क्या करूंगी इसका, लेकिन मेरा पोता छोड़ दीजिए, वो तो मैं किसी हालत में नहीं ले जाने दूंगी। तभी रीटा बोल पड़ती है, माँ जी मुझे माफ करिएगा, मैंने कभी आपके सामने जुबान नहीं चलाई, लेकिन जहां माँ होती है वहीं तो बच्चा होता है ना। अरे वाह वाह बहू वाह, साथ तो तू उसी का देगी है ना, बहू जो ठहरी। माँ, मुन्नी के बिना मैं ना रह सकती हूँ और ना रहना चाहती हूँ, वो तो मेरे साथ ही रहेगा। मैंने तो सोचा था कि मुझे आप इसी घर में रखोगे और मुन्ने को इनकी निशानी समझकर पालोगे, लेकिन आप तो मुझे इस घर में भी नहीं रखना चाहती है। देख लीजिए बहन जी, आपकी बेटी कितनी बहस करती है। अच्छा होगा कि आप इसे ले जाइए, और ठीक है, मुन्ने को भी ले जाइए। माला मायके अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। कुछ साल में ही माला की शादी रोहन के साथ तय हो जाती है। रोहन माला को उसके बेटे के साथ ही अपनाने को तैयार होता है। माला की माँ माला की सास को फोन करती है, देखिए बहन जी, हम लोगों ने माला की शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, अगर आप इजाज़त दें तो हम उसकी शादी करा दें। भले ही माला हमारे पास है, लेकिन उसकी और मुन्ने की जिंदगी के फैसले लेने का हक तो आपका ही है। अरे देखिए, अब आप लोग जैसा ठीक समझे, हमें तो अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। माला को ये सुनकर बहुत परेशानी होती है। वो सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। माँ जी, मैं नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। साथ ही वो सोने के जेवर और पैसे जो मेरे पति ने मेरे और मुन्ने के लिए रखे थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। सास ये सुनकर चिल्लाने लगती है, अरे पागल हो गई हो क्या? एक तो नई शादी करके मजे करोगी, ऊपर से मुझसे पैसे और गहने भी मांग रही हो। अरे माँ जी, मैं अपने पैसे और गहने मांग रही हूँ जो मेरे पति छोड़ गए हैं हमारे लिए। आपसे आपका तो कुछ नहीं मांगा मैंने। अरे तो क्या मेरे बेटे की कमाई में मेरा कोई हक नहीं था? था, बिल्कुल था, और वो आपको बहुत कुछ दे भी गए हैं। मैं तो सिर्फ आपसे। तभी रीटा बोल पड़ती है, माँ जी, वो उसके हक के पैसे हैं, आपको उसे दे देने चाहिए, जिससे वो मुन्ने के अच्छे भविष्य के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। अरे शादी तो कर रही है ना वो किसी और से। तो क्या करती माँ, जीवन तो उसे भी जीना है ना, और किसी के दिन बदलते देर नहीं लगती। कल को भगवान न करे अगर कोई फिर से हादसा हो उसके साथ, तो कम से कम जो पैसे देवर जी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए रखे थे, वो तो उस बच्चे के काम आ जाए। सास फिर रीटा पर बरस पड़ती है, अरे बहू हो ना, बहू वाली ही बातें करोगी। तुम्हारे कारण मैंने अपने पोते को इस अनजान के साथ जाने दिया। जिस लड़की को आप अनजान बोल रही हो ना, आपके बेटे का अंश उसी ने आपको दिया है माँ जी, और वो तो सिर्फ अपने पैसे और गहने मांग रही है, वरना कायदे से तो मुन्ने का इस घर पर भी हक बनता है। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सास चुपचाप सारे गहने और पैसे माला के हाथ में रख देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। दीदी, मैं हमेशा आपसे कहती थी कि माँ की बात का आप जवाब क्यों नहीं देती, और आपने हमेशा यही कहा कि आप सही वक्त पर बोलोगी। मैं समझ गई दीदी, आज सही वक्त आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर माला रीटा को गले लगा लेती है। दया को और दया बहू की सास को हर चीज में सीआईडी की तरह जांच करने की आदत थी।
छोटी मोटी चीज को भी वो ऐसे जांच करती जैसे घर में कोई कांड हो गया हो। माँ जी, पंखे पे धूल लगी है। इनका मतलब समझी दया? क्या माँ जी? इसका मतलब पंखे की सफाई करनी पड़ेगी। समझी माँ जी, समझी। तो समझ गई है तो कर दे। लेकिन माँ जी, धूल तो जमीन पे होती है, पंखे पे धूल कैसे लग सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, धूल कहीं भी पहुंच सकती है, तुम्हारे दिमाग में भी तो पहुंच गई है। इसका मतलब समझी दया? ये क्या माँ जी? धूल कहीं भी पहुंच सकती है, मतलब धूल बेलगाम हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं है। खूंखार धूल, नापाक धूल, कातिल धूल। जल्दी से पंखे पे झाड़ू मारो। हे जी माँ जी, हमारे रास्ते से हट जाओ, धूल बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारी नाक में घुस गई तो तुम्हें फांसी मतलब खांसी होगी, खांसी। एक दिन दया को दाल में एक कंकर दिखता है। ये माँ जी, मेरा शौक सही था, वो दाल में तो कुछ काला है। नहीं दया, नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये मूंग की दाल है। दिक्कत दाल का रंग नहीं, दाल में बड़ा कंकर है। कंकर से कुछ याद आया दया? हाँ माँ जी, जय जय शिव शंकर, काटा लोगे ना कंकर। नहीं दया नहीं, तुम भोली हो। कंकर से याद आया से मेरा मतलब था कि पिछले दिनों चावल में भी कंकर था, यानी कोई तो है जो हमारे रसोड़े में घुस के खाने में कंकर डाल रहा है। पता लगाओ दया, पता लगाओ, रसोड़े में कौन था? तभी घंटी बजती है। ये माँ जी, दरवाजे पे कोई है। दया, दरवाजा तोड़ दो। हे माँ, माता जी, ये क्या कह रही हो आप? मतलब दरवाजा खोल दो। दया जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक गिफ्ट रखा है। डब्बा खोलने पर वो देखती है कि डब्बे में से एक साड़ी निकलती है। ये क्या है दया? ये माँ जी, ये साड़ी है। इसका मतलब समझी दया? इसका मतलब ये टॉवेल नहीं, चद्दर नहीं है, कफन नहीं है, ये साड़ी है। ये माँ जी, लेकिन ये कौन रख के गया? ये अभी बता दिया दया तो सब आखिरी तक कहानी क्यों देखेंगे? ये माँ जी, ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी हो। ना दया, कहीं ये साड़ी भेजने वाला कोई पुराना आशिक तो नहीं? ये सासू माँ, मैंने तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं है शादी के पहले। हाँ, मैं अपनी बात कर रही थी दया। ये माँ जी, मुझे लगता है ये मेरी माँ जी ने भेजी होगी। नहीं दया नहीं, तुम्हारी माँ जरा सा काम भी टिंडोरा पीट के करती है। उनका बस चले तो वो टीवी पे न्यूज़ चलवा दे। वो कोई नेक काम बिना दिखावे की करती नहीं। नेकी कर, मीडिया में डाल, ये मंत्र है तुम्हारी माँ का। ये माँ जी, मुझे लगता है फिर ये साड़ी तो ससुर जी ने भेजी होगी आपके लिए। नहीं दया नहीं, तुम्हारे ससुर ने मुझे आज तक एक सेकंड हैंड रुमाल तक गिफ्ट नहीं किया है। ब्रांडेड साड़ी देने में तो उनकी जान हलक में आ जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ जी, फिर जरूर ये मेरे पति अभिजीत ने भेजी होगी मेरे लिए ऑफिस से। तुम्हारा शक सही हो सकता है दया, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें माँ जी? फोन लगाओ दया, फोन लगाओ, कॉल रिकॉर्ड करो और सस्पेक्ट की लोकेशन पता लगाओ। दया पति को फोन लगाती है। हेलो अभिजीत, नया केस है। क्या कह रही हो दया? अरे ध्यान से सुनो ना, अभी कहाँ हो तुम? ऑफिस में। लोकेशन ऑफिस। अच्छा बताओ, मेरे बाबू ने खाना खाया? अरे ये क्या पूछ रही है तू? सॉरी हो माँ जी, वो मेरे भीतर की ना पत्नी जाग गई थी। अभिजीत,
झूठ मत बोलना, साफ साफ बोलोगे तो बाद में सफाई नहीं देनी पड़ेगी, वरना बहुत कड़वी सजा मिलेगी। अगली बार खाने में सिर्फ करेला। बताओ अभिजीत, क्या तुमने मेरे लिए साड़ी भिजवाई है? नहीं तो। मैंने इतनी सारी बातें कही और तुमने इतना सा रिप्लाई दिया। हाँ। क्या? अरे ठीक से तो जवाब दो। अरे नहीं भेजी तो नहीं भेजी। अरे गुस्सा मत दिलवाओ मुझे। चलो बाय, काम करने दो। अभिजीत फोन काट देता है। क्या हुआ दया, क्या हुआ? ये माँ जी, वो तो बोल रहे थे कि गुस्सा मत दिलवाओ। इसका मतलब समझी दया? क्या माँ जी? इसका मतलब वो गुस्सा नहीं करना चाहता। थोड़ा दिमाग खुद भी लगा लिया करो, हर बात समझानी पड़ती है। केस कैसे सुलझाओगी? ये सॉरी हो। साड़ी नहीं, साड़ी। साड़ी की बात करो दया। पता लगाओ कौन है वो खुफिया आदमी जो बिना बात के दरवाजे पे साड़ी रख कर जाता है। दरिंदा कहीं का। ये हाँ माँ जी हो, साड़ी रोक के गया, जबकि मुझे तो सूट पसंद है। इसका मतलब समझी दया? क्या सासू माँ? इसका मतलब तेनू सुट सुट कर दा। माँ जी, मुझे लगता है ये साड़ी मुझे पहन लेनी चाहिए। नहीं दया नहीं, ये साड़ी मुझे पहन लेनी चाहिए। मैं सास हूँ तुम्हारी। इसका मतलब समझी सासू माँ? हैं? इसका मतलब मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे दे दो चुपचाप। दोनों सास बहू साड़ी के लिए लड़ती हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दया दरवाजा खोल दो। एक ही शर्त पर, अगर आप साड़ी मुझे दे दो तो। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इस साड़ी के धागे विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। तभी वापस घंटी बजती है। दया बार बार घंटी बज रही है, इसका मतलब समझ रही हो? क्या माँ जी? इसका मतलब दरवाजे पे कोई है। तुम रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खुलता है। बाहर उनकी पड़ोसन मेहता आंटी खड़ी हैं। अरे मेरी साड़ी आई होगी आपके यहाँ। वो आपकी साड़ी है? अरे नहीं, साड़ी तो रेशम की है, पर पहनूंगी मैं। तो रेशम क्या पहनेगी? देखो, मुझे जोकस पसंद नहीं है। मेरी साड़ी वापस कर दो। आखिर पता चल गया कि साड़ी किसकी है। इसका मतलब समझी दया? क्या माँ जी? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है हमारे दिमाग में, जो हमने बिना किसी से पूछे तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना दिया। तो साड़ी दे दूँ? साड़ी दे दो। आओ हम वापस पुराने केस की तहकीकात करते हैं कि दाल में कंकर किसने डाला। दया पड़ोसन को साड़ी दे देती है और सास से पूछती है। इस बात का मतलब समझी माँ जी? क्या बहू? इस बात का मतलब है कि हर बात में मतलब ढूंढने से कोई मतलब नहीं निकलता।